बांग्लादेश में बैठी कट्टरपंथियों की सरकार ने भारत से जंग का ऐलान कर दिया है। इस कट्टरपंथी सरकार ने भारत के खिलाफ ऐसे 3 कदम उठाए हैं जिन्हें अब माफ नहीं किया जा सकता। इस सरकार का मरना तय है, लेकिन मरने से पहले बांग्लादेश की सरकार ने भारत पर सबसे बड़ा हमला कर दिया है। बांग्लादेश ने जो किया है उसे कई एक्सपर्ट्स अब सीधे सीधे एक्ट ऑफ वॉर बोल रहे हैं। अभी तक तो मामला बांग्लादेशी हिंदुओं पर अत्याचार का था, इसीलिए भारत ने भी संयम बरत रखा था। बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए भारत ज्यादा से ज्यादा या तो नाराजगी व्यक्त कर सकता था या एक्शन लेने की मांग कर सकता था। भारत ने यही किया, लेकिन इस बार सीधे सीधे भारत की संप्रभुता पर हमला हुआ है और इसका जवाब तगड़े हमले से ही देना होगा। बांग्लादेश ने पहली बार भारत की गर्दन पर हाथ डालने की कोशिश की है, इसीलिए अब बांग्लादेश की गर्दन तोड़ने का समय आ गया है। बांग्लादेश पहली बार चिकन नेक नाम से मशहूर रणनीतिक सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास पाकिस्तानी सेना को लेकर पहुंच गया है। ये भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। 60 किलोमीटर लंबा और 22 किलोमीटर चौड़ा सिलीगुड़ी कॉरिडोर पूर्वोत्तर राज्यों को बाकी भारत से जोड़ता है। यह इलाका जियोपॉलिटिकल, आर्थिक और सुरक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। अब इसी कॉरिडोर के पास बांग्लादेश पाकिस्तानी सेना के कई अधिकारियों को लेकर पहुंचा है। बांग्लादेश का रंगपुर इलाका भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर के सबसे पास पड़ता है। यहीं पर पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों को देखा गया है। अगर ये भारत पर हमला नहीं है तो फिर क्या है? बांग्लादेश यही नहीं रुका, बांग्लादेश का दूसरा कदम भी एक्ट ऑफ वॉर है। बांग्लादेश ने ढाका में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के चीफ से मुलाकात की है। ISI चीफ का बांग्लादेश में आना खतरे का सबसे बड़ा अलर्ट है। भारत सरकार को अब वेट एंड वॉच पॉलिसी से हटकर एक्शन में आना होगा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ISI बांग्लादेश के चिटगांव इलाके में दोबारा अपना नेटवर्क बनाना चाहती है। 1960 के दशक में चिटगांव इलाके पर ISI की पूरी पकड़ थी, क्योंकि उस वक्त यह हिस्सा पाकिस्तान का ही था। चिटगांव में बैठकर ISI ने भारत के नॉर्थ ईस्ट में नागा और मिजो अलगाववादियों को भारत के खिलाफ ही जंग लड़ने की ट्रेनिंग दी थी। इसी के बाद 1968 में भारतीय सेना ने एक बड़ा ऑपरेशन शुरू किया, जो 1971 में बांग्लादेश की आजादी के बाद खत्म हुआ। उस समय भारतीय सेना ने पाकिस्तान की सेना और ISI के नेटवर्क को तबाह कर दिया था, मगर अब ISI दोबारा बांग्लादेश में आकर बैठ गई है। शेख हसीना ने अपने कार्यकाल में पाकिस्तान की सेना और ISI को बांग्लादेश में पनपने नहीं दिया था, मगर शेख हसीना के जाते ही पाकिस्तान की सेना और ISI बांग्लादेश में बैठकर भारत पर हमले की तैयारी कर रही है। बांग्लादेश की कट्टर मोहम्मद यूनिस सरकार ने यहां तक धमकी दे दी है कि अगर भारत ने शेख हसीना को वापस नहीं किया तो भारत को अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में घसीटा जाएगा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि कई बार संयम महंगा पड़ जाता है। भारत को तुरंत बांग्लादेश की टांगे तोड़नी होगी, गर्दन मरोड़नी होगी। बांग्लादेश कभी इंडिया के बॉर्डर पर ड्रोन उड़ा रहा था और कभी इंडिया को धमका रहा था कि हम कोलकाता पर और बिहार पर कब्जा कर लेंगे। हम सब हैरान थे कि बांग्लादेश की इन धमकियों पर इंडिया खामोश क्यों बैठा हुआ है, लेकिन अब इंडिया ने अपनी खामोशी तोड़ दी है और बांग्लादेश को एक करारा जवाब देने के लिए इंडियन चिकन नेक कॉरिडोर पर पैरा कमांडोज तैनात कर दिए हैं। और ये वही पैरा कमांडोज हैं जिन्होंने रिसेंटली डेविल स्ट्राइक नामी खतरनाक तरीन किस्म की जो मश्क है कामयाबी के साथ कंप्लीट की है और बांग्लादेश को खुलेआम ये पैगाम दे दिया है कि अगर अब आपने कोई भी हरकत की तो आपको करारा जवाब दिया जाएगा। इसी मुद्दे पर बात करेंगे आज की इस वीडियो में, तो आइए चलिए हमारे साथ। ये चीज़ तो होनी है, उसकी वजह यह है कि इससे पहले उनकी हुकूमत थी, कुछ तो उनके पंजे गाड़े हुए थे ना। अब जैसे ही उनको थोड़ा सा टाइम मिला है और मैं ये कहूँगा इंडिया की तरफ से थोड़ी सपोर्ट भी मिली है, ठीक है, तो वो अपने पाँव पे दोबारा खड़ा होना चाह रहे हैं। और दूसरा ये है कि अब वो बात हो रही थी अब वीज़ा एक्सटेंड होने की। हाँ, तो वीज़ा भी एक्सटेंड कर दिया गया इंडिया की तरफ से। सर, बांग्लादेश ने उनका पासपोर्ट रिजेक्ट कर दिया था शेख हसीना वाजिद का, तो इंडिया ने कहा कोई बात नहीं, शेख हसीना हमारी मेहमान है, जब तक चाहें हमारे पास रह सकती है। उन्होंने उनका वीज़ा जो है वो एक्सटेंड कर दिया, बढ़ा दिया है। आज मैं वही कह रहा हूँ ना, क्योंकि देखिए जो फाइनेंसर होता है वो फिर अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर पूरा फोकस भी करता है। तो इंडिया ने चूँकि बांग्लादेश में इन्वेस्ट किया हुआ था और इनके रास्ते किया हुआ था, इसीलिए वो अपने पास भी उनको रखेंगे, बगैर वीज़े के भी रख सकते हैं और अवामी लीग को दोबारा वो बिल्कुल स्पॉन्सर भी करेंगे।
कोशिश की जा रही है कि शेख हसीना वाजिद को जो है वापस लाया जाए बांग्लादेश में, उनकी हुकूमत वापस आए, इसलिए अवामी लीग एक बार फिर से एक्टिव हो गई है और उन्होंने कह दिया है कि जी बांग्लादेश एक बार फिर से एहतजाजों की आग में जलने वाला है। पूरा महीना हम बांग्लादेश को बंद करेंगे जब तक मोहम्मद यूनुस जो है वो इस्तीफा नहीं दे देते। देखिए ये तो उनका इंटरनल तो हो गया ये मैटर, लेकिन अब दोबारा से इनकी वो पोजीशन बन नहीं पाएगी अवामी लीग की, ये बटे रहेंगे, ठीक है, और एहतजाज भी होता रहेगा। लेकिन ये है कि अगर इतना बड़ा स्टेप लिया है बांग्लादेश की आवाम ने और दूसरी पार्टियों ने, तो अभी ये इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं है। हाँ ये है कि एहतजाज जरूर होते रहेंगे, लेकिन अवामी लीग वापस अपने उस जगह पे आ नहीं पाएगी, उसको टाइम चाहिए। सर अब देखें ना, एक तरफ बांग्लादेश के अंदर के जो हालात हैं वो आपके सामने हैं, दूसरी तरफ अगर आपको याद हो तो कुछ दिन पहले हमने जो पाकिस्तान की आर्मी जो है बांग्लादेश की मदद के लिए बांग्लादेश भिजवाई थी और उन्होंने इंडियन चिकन नेक कॉरिडोर के करीब पाकिस्तान की आर्मी को तैनात कर दिया था। बड़े अरसे तक इंडिया इस पर खामोशी साधे रहा, लेकिन अब इंडिया का एक बहुत बड़ा इकदाम सामने आया। इंडिया ने अपने पैरा कमांडोज जो है वो इंडियन चिकन नेक कॉरिडोर के करीब जो है तैनात कर दिए हैं और बांग्लादेश को साफ साफ पैगाम दे दिया कि अगर तुमने अब कोई हरकत की तो हमारी तरफ से करारा जवाब आएगा। देखिए सबसे पहली बात ये कि जिसको चिकन नेक कहा जाता है ना, वो किसी मुर्गी की नेक नहीं है, वो इंडिया की गर्दन है, ठीक है। तो इंडिया तो कभी भी नहीं चाहेगा कि हमारी गर्दन आके कोई दबोच ले। हालांकि चाइना ने भी बहुत कोशिश की कि वहां तक रसाई हासिल की जाए और इस चिकन नेक को दबा दिया जाए, तो इंडिया के लिए एक लाइफलाइन है, उसकी इंडिया अपनी कंट्री के लिए बिल्कुल हिफाजत भी करेगा और शायद उस जगह पे मुदाखलत भी बर्दाश्त ना करे। और अगर आप इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं कि कोई पाकिस्तानी फौज ने वहाँ पे कब्जा किया है या बांग्लादेश की फौज ने किया है, तो ऐसा कुछ नहीं है, वो इंडिया के अंडर ही आएगी। सर अब अगर हम ये बात करें, ये जो पैरा कमांडोज हैं ये कोई आम पैरा कमांडोज नहीं, इन्होंने डेविल स्ट्राइक की जो मश्क है वो भी कामयाबी के साथ कंप्लीट की और कई बड़े जो है ऑपरेशन किए हैं बालाकोट जैसे। नहीं देखिए, ये जो कमांडोज होते हैं ये तो एक सिपाही है ना। अब बेसिक सिपाहियों का दौर वो नहीं रहा जो हम पहले सन 65 और 71 की जंगों में, कारगिल की जंगों में हम ये चीज़ें देखते थे कि जी ये स्पेशल फोर्सेस हैं, ये कमांडो हैं, ये फलां है। वो नहीं, अभी टेक्नोलॉजी का दौर है और वेपन्स का दौर है, ठीक है। और ये देखना है कि कौन सी आर्मी कितनी टेक्नोलॉजी रखती है, कितना अबूर हासिल है उसको, अब उसकी गिरफ्त कैसे है और उसके वेपन कैसे हैं। तो इसीलिए अब हर आर्मी के पास कमांडो होते हैं, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, सबके सोल्जर एक जैसे ही होते हैं। सिर्फ आपकी कमान कैसी है और आपके पास वेपन कैसा है, आपकी टेक्नोलॉजी कैसी है। सर फिर तो इंडिया अपने डिफेंस सेक्टर में बहुत ज़्यादा आ गया। हमने देखा कि गुजरते वक्त के साथ साथ इंडिया ने कैसे अपने डिफेंस सेक्टर पर काम किया है, जंगी बहरी बेड़े बनाए हैं, ब्राह्मोस मिसाइल जैसे मिलाए हैं रशिया के साथ मिलकर। भी देखिए ये बजट पे होता है। हाँ जी। आप अगर डिफेंस सेक्टर को जब डिस्कस करेंगे तो ये चीज़ें बजट के ऊपर डिपेंड करती हैं, एक चीज़। और दूसरा डिफेंस होता है बहादुरी में, तो मैं बिल्कुल कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान का डिफेंस अच्छा है और उसने अभिनंदन के मामले में वो बताया भी है कि हम दूसरों के जहाज़ गिरा भी सकते हैं। तो मतलब डिफेंस जो है वो पाकिस्तान का भी माशाल्लाह काफ़ी मजबूत है। सर क्या लगता है बांग्लादेश का फ्यूचर क्या होने वाला है? क्या वाकई में मोहम्मद यूनुस जो है वो इस्तीफा दे देंगे? क्योंकि उनके ऊपर बड़े सख्त किस्म के एलिगेशंस लगाए गए हैं, जैसे कि उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बांग्लादेश में ख़राब की। उसके बाद उन्होंने कहा कि जिस तरह से बांग्लादेश के अंदर मार धाड़ हुई है, करप्शन हुआ है, माइनॉरिटीज़ को दबाया गया है और महंगाई हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो इन सब का मलबा जो है वो मोहम्मद यूनुस की सरकार पर डाल दिया गया। देखिए मैं कहना चाहूँगा क्राइसिस तो ज़रूर आएंगे, ठीक है, लेकिन अभी आपने पूछा कि बांग्लादेश किस तरफ जा रहा है, तो बांग्लादेश अपनी बेहतरी की तरफ जा रहा है। क्योंकि जो कौमें जागती हैं, रेवोल्यूशन लाती हैं, तो वो तब्दीली ला के ही दम लेती हैं। तो बांग्लादेश की आवाम ने ये चीज़ बावर करवाई है कि वो एक रेवोल्यूशन लेके भी आई है और उसने हुकूमत को चेंज भी किया, अपना मनवाया भी है। हाँ क्राइसिस का वो ज़रूर सामना करेंगे क्योंकि ग्लोबलाइज क्राइसिस तो हैं, लेकिन बांग्लादेश अपनी रेवोल्यूशनरी एक मूवमेंट की वजह से उसको ये क्राइसिस का सामना है और वो क्राइसिस में थोड़ा रहेगा, लेकिन वो बेहतरी की तरफ मैं उनको देख रहा हूँ जाते हुए। बांग्लादेश में क्या शेख हसीना वाजिद की जुमात अपनी जगह बना पाएगी?
मेरे ख्याल में मुश्किल है, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी वजह है इंडियन मीडिया ने जितना हिंदू मुसलमान किया है, जितना हिंदू मुसलमान सेंटिमेंट्स इंडिया में उछाले हैं, और जिस तरीके से बीजेपी उसको यूटिलाइज कर रही है, इसकी वजह से जितने भी मुसलमान कंट्रीज़ हैं ना, वहाँ ये भ्रम बन गया है कि इंडिया में मुसलमानों के हालात बिल्कुल ही अच्छी नहीं है। लेकिन असल में वहाँ सिचुएशन इतनी ख़राब नहीं है जितना वहाँ की मीडिया वहाँ दिखा रहा है। और जिस तरीके से बीजेपी उसको इस चीज़ को ज़्यादा कर रही, जिस तरीके से वहाँ पे मुसलमानों के नामों की जगह पे नाम है वो उनको तब्दील कर रहे हैं गुजरात में। वो योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से मुसलमानों के खिलाफ वो क्रैकडाउन उन्होंने स्टार्ट कर रखा है, तो इस वजह से बांग्लादेश में भी इंडिया के खिलाफ वो सेंटिमेंट्स उभर रहा है। और आपको पता है जिस तरीके से स्टूडेंट्स ने वो एहतिजाज किए, सैकड़ों स्टूडेंट्स मारे गए, तो मुझे नहीं लगता कि यार वो इस तरह एकदम ही इंडिया में उसको दोबारा एक्टिव कर लेंगे। सर, आपको पता है कि अभी रिसेंटली पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो मोहम्मद यूनुस के साथ मुलाकात करके आए हैं। मुख्तलिफ डील्स इन दोनों के दरमियान जो है वो साइन हुई है। हमने वहाँ चीनी भेजी है, खाने पीने के मुख्तलिफ अशिया भेजी हैं, और हमने वहाँ पे वेपन भेजा, और उसके साथ हमने इंडियन चिकन नेक कॉरिडोर पर पाकिस्तान की आर्मी भी तैनात की थी। हाँ, तो सही है ना, वो कहते हैं ना, वो उर्दू का एक मुहावरा है कि दो दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो इंडिया और बांग्लादेश की अभी नहीं बन रही है, और मैं तो पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से देखूं तो ये बिल बहुत ही अच्छी बात है कि पाकिस्तान की बांग्लादेश के साथ बन रही है। और वहाँ चाइना भी बांग्लादेश के साथ जो अभी रिसेंटली मुआहदे हुए वो तकरीबन 1% पे उनको लोन दिए जा रहे हैं, और मेरे ख्याल में उसका जो 22 साल बाद उसकी रीपेमेंट्स हो जानी है। यानी कि पाकिस्तान मौके पे चौका मांग रहा है। जब उन्हें पता चला कि बांग्लादेश के हालात इंडिया के साथ खराब है, तो उन्होंने फटाफट अपने मामला बांग्लादेश के साथ ठीक करने निकल गए हैं। तो ये तो अच्छी बात है ना, अगर वो कर रहे हैं, अगर वो कर रहा है तो वो हमारे पर्सपेक्टिव से अच्छी बात है। और बांग्लादेश जिस तरीके से ग्रो कर रहा है, दुनिया को अभी अगर रिसेंट मामला देख ली, वो थोड़ा सा बांग्लादेश में ख़राब हुए, जिस तरीके से शेख हसीना वाजिद को बाहर निकाला है। रिसेंटली हालात ख़राब हुए थे, पर अगर आप बांग्लादेश की इकोनॉमी को 2010 से देखें, वो मुसलसल ग्रो ही कर रही थी। यही तो पॉइंट है कि शेख हसीना वाजिद की गवर्नमेंट में बांग्लादेश में बड़ी डेवलपमेंट हुई है, और उसका तमाम तर क्रेडिट जो है वो इंडिया को जाता है, क्योंकि इंडिया ने हमेशा जो है वो बांग्लादेश को हर लिहाज से सपोर्ट किया है। बांग्लादेश की तरक्की का 90% क्रेडिट इंडिया को ही जाता है। तो अच्छी बात है, हम भी चाहते हैं कि यार बांग्लादेश और इंडिया के भी ताल्लुकात अच्छे हो, हमारे और इंडिया के भी ताल्लुकात अच्छे हो। इंडिया को हमसे भी बड़ा फायदा मिल सकता है। देखो, हम टमाटर कहीं और से मंगवाते, बहुत ही महंगा, हम इंडिया से क्यों नहीं मंगवाते? अगर इंडिया को यहाँ से रशिया जाना हो, या उज़्बेकिस्तान जाना हो, ताजिकिस्तान जाना हो, सबसे आसान रास्ता यही बनता है। देखो, अभी अफगानिस्तान में भी हालात काफ़ी हद तक ठीक हो गए, चाहे वहाँ पे सख्तियाँ ज़्यादा हो गई, लेकिन हम ये क्रेडिट अफगान तालिबान को ज़रूर देंगे, क्योंकि वहाँ पे अमन आ गया है। तो अगर ये रास्ता तिजारत के लिए यूज़ होगा, यहाँ पे अमन आएगा, यहाँ पे जो वीज़ा पॉलिसीज़ है ये थोड़े से ख़त्म हो गए, हम थोड़े पाकिस्तान और इंडिया ये कश्मीर के इशू को एक साइड पे रख के देख ले, अगर यहाँ पे तरक्की होगी, एक दूसरे के साथ बैठेंगे तभी तरक्की